क्या जॉर्ज सोरोस को ये पता है कि इस समय वो भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित हस्ती हैं? जॉर्ज सोरोस के नाम की स्पेलिंग कितने नेताओं को पता होगी? जॉर्ज सोरोस बूढ़ा आदमी है, उससे क्यों डरना है? ये सब कुछ ऐसे ट्वीट हैं जो जॉर्ज सोरोस के नाम से पिछले कुछ दिनों में भारत के पत्रकारों ने किए हैं। जैसे ही भाजपा ने संसद में जॉर्ज सोरोस और भारत में उसके प्यादों की बात उठाई, वैसे ही सोशल मीडिया पर खान मार्केट गैंग इस किस्म की शब्दावली पर उतर आया और इसे मस्खरी में तब्दील करने लगा। कुछ प्रगतिशील किस्म के कांग्रेसी नमक में डूबे पत्रकार तो आम बोलचाल में भी जॉर्ज सोरोस के नाम को बचकाना कह रहे हैं। इनमें से अधिकांश वह पत्रकार हैं जो इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय पत्रकार बने थे। वही इंदिरा गांधी जिन्होंने साल 1976 में आपातकाल का एक कारण फॉरेन हैंड्स यानी विदेशी हस्तक्षेप बताया था। यानी उस समय जो बुद्धिजीवी विदेशी ताकतों को उतना मजबूत मानते थे, उन्हें आज अब तकनीक और सोशल मीडिया के दौर में ये विश्वास करना उतना ही कठिन हो रहा है। इसका कारण यही है कि आज उसी नेहरू गांधी खानदान की युवराज पर विदेशी ताकतों का मोहरा बनने के प्रमाण दिए जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जॉर्ज सोरोस के नाम पर अब राजनीतिक हलचल हो रही है, तब मीडिया का एक वर्ग क्यों बौखलाता है और उसकी सुरक्षा क्यों करने लगता है? कई लोगों ने पिछले 10 सालों में यह आरोप लगाने के प्रयास किए हैं कि मोदी सरकार का मीडिया के प्रति फासीवादी रुख रहा है, लेकिन फिर जब वामपंथी मीडिया पोर्टल न्यूज़ क्लिक और उसी न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ पर चीन से फंडिंग के आरोप लगे, तब ये ब्रिगेड कहाँ छिप गई थी? यानी विदेशी फंडिंग से भारत विरोधी अभियान चलाया जा सकता है, लेकिन उसे भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि आखिर वो इस फंडिंग से क्या करना चाहते हैं। बीबीसी ने देश विरोधी डॉक्यूमेंट्री तो चलाई, मगर जब उस पर टैक्स चुराने के आरोप लगे तब यही लोग इसे भी मीडिया पर हमला बताने लगे। दी वायर, जिसके संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन एक अमेरिकी नागरिक हैं, उनकी भी हर दूसरी रिपोर्ट भारत को केंद्र में रखते हुए ही होती है और आवश्यक रूप से भारत विरोधी ही होती है। इसके लिए कई बार फेक खबरों आरोपों का सहारा लिया जाता रहा है, मगर कभी पत्रकारों के इस लॉबी ने सिद्धार्थ वरदराजन से उनका मकसद नहीं पूछा। अब बात अगर जॉर्ज सोरोस की करें तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जॉर्ज सोरोस ऐसा नहीं करता है कि वो आपके या मेरे पास आकर चुपके से हमारी जेब में मोटी रकम डाल दे और कहे कि इससे भारत विरोधी अभियान चलाइए। इसके बदले वो ये करता है कि ये पैसा कई सारे एनजीओ और संस्थाओं तक पहुंचाता है और फिर ये संस्थाएं अपना काम बेहद सावधानी से और बेहद गोपनीय तरीके से करती है। कुछ लोग मीडिया की आड़ में फिर ये एजेंडा चलाते हैं, कुछ आंदोलन जीवियों के रूप में, कुछ एकेडमिशियन के रूप में, तो कुछ संविधान बचाने का दिखावा करने वाले राजनेता के रूप में विदेशी ताकतों का काम करते रहते हैं। इससे होता यह है कि जो जिस पोजीशन पर होता है उसकी अपनी अपनी औकात अनुसार वहाँ पर उसकी आवश्यकताएं और आकांक्षाएं पूरी होती रहती हैं। कुछ लोग इसके माध्यम से मीडिया मुगल बनने का सपना पूरा करते हैं, तो कुछ लोग लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये है कि जो लोग इस बार जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के नाम पर मस्खरी का प्रयास कर रहे हैं, क्या उन्हें यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं नजर आ रहा? जिस लोकतंत्र की वो दुहाई देते आ रहे हैं, जब उसे गिराने वालों के प्रमाण सामने आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें तो एक मत होकर ऐसी विदेशी ताकतों का विरोध करना चाहिए था, मगर वो इसके उलट इन प्रयासों को आम खबर बताते हुए जनता को संदेश देते नजर आ रहे हैं कि इन बातों को हल्के में लिया जाना चाहिए। यानी ये लोग अभी भी वही भूमिका निभा रहे हैं जिसकी बात हम शुरू से करते आ रहे हैं। विरोधी एजेंडा को हवा देने भर का काम नहीं करते, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए बैटिंग भी करते हैं। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के इतिहास में बड़ी घटना है जब संसद में डीप स्टेट की हरकतों पर इतने खुले आरोप लगे। भाजपा ने आरोपों को प्रमुखता से संबोधित भी किया और अमेरिका को इस पर जवाब भी देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि देश की संप्रभुता और उसकी आंतरिक व बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है। उन्होंने कहा ये औजार बनकर उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर जॉर्ज सोरोस देश विरोधी काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। ऐसा बयान देकर कांग्रेस ने खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अगर अब भारत सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाती है तो कांग्रेस ये कहने की स्थिति में नहीं होगी कि मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि फिर सरकार के पास भी यह विकल्प रहेगा कि यह फांसीवादी कदम कांग्रेस ने उन्हें सुझाया है। प्रश्न कई सारे हैं। क्या राहुल गांधी और उनकी पूरी राजनीति देश विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली नहीं है? अगर ऐसा न होता तो वे 2024 के आम चुनावों से पूर्व विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को अपदस्थ कर मदद करने की बात न कर रहे होते। अभी भी आप देख सकते हैं कि विदेशी मीडिया में जैसे ही कोई भारत की अर्थव्यवस्था या राजनीति से जुड़ा कोई नकारात्मक नैरेटिव छपता है, राहुल गांधी फौरन उस मुद्दे को लपक लेते हैं।
ऐसे एक नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं जिन्हें द पैम्फलेट समय समय पर आपके सामने लेकर आता रहा है और इस दानवीय गठबंधन का खुलासा करता रहा है। हम इनके राष्ट्रवादी गठबंधन को इसी तरह से बेनकाब करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट।